राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने वर्चुअल माध्यम से आज ग्रामीण विकास से संबंधित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए मोदी सरकार लगातार 8 वर्षों से कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने ग्रामीण विकास और पंचायती राज से जुड़ी सरकार की विभिन्न योजनाओं की चर्चा की। और क्या रहे केंद्रीय मंत्री के संबोधन के महत्वपूर्ण तथ्य, देखें DID न्यूज के साथ। ग्रामीण भारत के विकास के लिए जो 8 वर्षों के तहत उनका लक्ष्य था, देश में गरीबी मिटाओ के नारे बहुत आए। देश में कई ऐसी चीजें लोगों ने स्लोगन के रूप में लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हीं चीजों को अपने ढंग से देशवासियों के लिए काम करने का काम किया। अब मनरेगा लें, मनरेगा ने पूर्ववर्ती सरकार यूपीए सरकार ने 2005 में लाया। आप कल्पना करके देखें, सदन के अंदर नरेंद्र मोदी को गालियां भी दी, मैं मनरेगा बंद कर दूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को बंद नहीं किया, बल्कि पारदर्शिता लाने का काम किया। जब कोरोना काल में लोग रोजगार विहीन हो गए थे, तो पारदर्शी तरीके से 1,12,000 करोड़ का उसके लिए बजट भी देने का काम किया। वही नहीं, जब ये लोग आए थे देश में, उस समय केवल 33,000 करोड़ का बजट था। लेकिन मोदी जी ने, आपको मैंने पहले कहा कि हम 1,12,000 करोड़ तक ले गए जरूरत पड़ने पर, और हर साल इधर कई पिछले 3 सालों से तो लगभग 1,00,000 करोड़ के ऊपर बजट चला ही जाता है, क्योंकि लोगों की जितनी मांग होती है उतना हम पूरा करते हैं। देखेंगे यूपीए सरकार का, तो 2014 तक केवल 1,660 करोड़ श्रम दिवस में काम देने का काम किया। लेकिन मोदी ने एक तरफ मजदूरों को स्किलिंग का भी काम किया, दूसरे तरफ लगभग 2,200 करोड़ दिवस जिन्होंने रोजगार मांगा उन्हें देने का काम किया। तो 2,13,220 करोड़ यूपीए सरकार में खर्च हुआ। लेकिन मोदी जी ने मजदूरों के लिए कोई कोताही नहीं की। जब मांगा तब उनके लिए फंड की व्यवस्था की, बजट की व्यवस्था की। आज पूरे 8 साल में 5,21,127 करोड़ का खर्च किया। कहाँ 2,13,000, कहाँ 5,21,000। आज लगभग 15 करोड़ से ऊपर जॉब कार्ड है। कभी देश के प्रधानमंत्री पूर्व स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया हम भेजते हैं 15 पैसा लोगों तक पहुंचता है। आज मोदी दुनिया में 22 लाख करोड़ इंडिया में जो डीबीटी किया, 22 नया पैसा भी इधर उधर नहीं हुआ। और उसी के तहत भारत के अंदर में भी मनरेगा के तहत 5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे डीबीटी के माध्यम से देने का काम किया। पहले इंडिविजुअल एसेट नहीं होता था क्रिएट, मात्र 35 से 37%, अभी 61% से ऊपर इंडिविजुअल हो रहा है। पूरे एसेट को लेंगे, दिखता नहीं था, जियो टैगिंग नहीं होता था। आज हम जियो टैगिंग करके लगभग 650 लाख हम एसेट को क्रिएट करने का काम किया है। मैं समझता हूं आने वाले दिन में हम मजदूरों को स्किलिंग भी कर रहे हैं उन्नति योजना से। जिनका 100 दिन पुर जाता उनको हम एक कौशल के तहत उनको स्टाइपेंड भी देते, उनको स्किल्ड भी करते कि आगे उनको मनरेगा के आधार पर ना जीवन जीना पड़े, वो अपनी जीवन की एक नई शुरुआत करें। केवल वही नहीं,
अगर 2000 में ग्रामीण भारत को एक नया भारत स्वरूप हो, सड़कें नहीं थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एक कल्पना की। उनकी कल्पना के कारण आज देश में 7 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों को हम बना पाए हैं। केवल वही नहीं, जहां 2,98,000 किलोमीटर बना, जहां 3,23,000 करोड़ खर्च हुआ, पहले 2,98,000 किलोमीटर सड़कें बनी, अब हम 3,23,000 किलोमीटर सड़कें बनाए। ये है यूपीए और मोदी के सोच में। खर्चों को देखेंगे तो पीछे यूपीए सरकार में केवल 1 लाख करोड़ के करीब हुआ, और अभी 1,63,000 करोड़ से ऊपर हमने तकनीकी का भी व्यवहार लिया। और ये तकनीकी के कारण आज देश में सड़कों की गुणवत्ता भी बढ़ रहा है, मजबूती भी बढ़ रहा है, कम समय में भी बन रहा है। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी को लेने का काम किया। 12वीं वित्त आयोग में केवल 57,929 करोड़ रुपए पूरे देश के पंचायतों के लिए रखा गया। अभी जो हमने जारी की है वो 2,97,509 करोड़ का 15वीं वित्त आयोग में हमने रखा है। ये देश में एक क्रांति लाएगा, ऐसा क्रांति कि जिसमें हम अर्बन मिशन को भी ला रहे हैं। गांव की आत्मा हो, शहर की सुविधा हो, यही कल्पना है मोदी जी का। आज भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो एवं सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में जहां से गुजर रही थी, वहां बड़ी संख्या में नागरिकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत व अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, गरीब कल्याण और विकास भाजपा ही कर सकती है। विकास के काम तभी हो सकेंगे जब मेयर और पार्षद बीजेपी के हों। यदि कांग्रेस को चुनते हैं तो विकास अवरुद्ध होगा। आज समय की सीमा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हैदराबाद भी जाना है, लेकिन मिसरौद आए बिना मेरा चुनाव अभियान पूरा नहीं होता। चुनाव तो एक बहाना था, मिसरौद वालों, हमें तो आपके दर्शन करने आना था। और आज आया हूं तो ये कहने आया हूं कि मिसरौद अब गांव नहीं, विकसित शहर है। और मैं ये वचन देने आया हूं कि मिसरौद को अब स्मार्ट शहर बनाकर ही छोड़ेंगे। विकास के जितने आयाम होते हैं, सड़कें हो, फ्लाईओवर हो, फुटपाथ हो, पार्क हो, पेयजल हो, सीवेज का सिस्टम हो, जितने भी विकास के मापदंड होते हैं, हर एक पूरा करके हम आपको देंगे। और प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण भी, चाहे वो हमारे गरीब भाई बहन हो, उनको निःशुल्क राशन से लेके मकान तक की व्यवस्था। देखो 21,000 एकड़ जमीन मैंने माफियाओं से छुड़ा ली, जिनने गुंडों, बदमाशों, दबंगों ने कब्जा कर रखा था। कई जगह बुलडोजर चला के छुड़ाई, उसको मैं इनका गरीब में बांट दूंगा। तो गरीब के कल्याण के भी जितने काम होने, किसान के कल्याण के जितने काम होने, भाजपा की सरकार में होने। विस्तार से सभा का समय नहीं है। मैं तो यही निवेदन करने आऊं कि काम सब हम करेंगे, पैसे की कमी नहीं आने देंगे, पैसे की कमी नहीं आने देंगे। आपको मुझ पर विश्वास है कि नहीं है? लेकिन ये काम हम ठीक से तब कर पाएंगे जब मेयर भारतीय जनता पार्टी की हो, और वार्ड में काम तब कर पाएंगे जब पार्षद भारतीय जनता पार्टी की हो। क्योंकि मैं खुद तो आगे करूंगा नहीं, मेयर करेंगे और पार्षद करेंगे। अगर कांग्रेस का मेयर बन गया या पार्षद बन गए तो हम कहेंगे आगे चलो, वो पीछे चलेंगे, हम कहेंगे दाएं चलो, वो बाएं चलेंगे, हम कहेंगे ऊपर चलो, वो नीचे चलेंगे। तो झगड़े में सारे काम रह जाएंगे। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी की महापौर बनाएं, बहन शीला पाटीदार जी को अपना पार्षद बनाएं, और विकास की जवाबदारी मामा और भारतीय जनता पार्टी को सौंप जाएं। बोलिए सब तैयार हैं? तो मिसरौद में, इस वार्ड में
जिताने का संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प लेंगे। यहाँ नहीं, दूर दूर तक जो नौजवान खड़े हैं वो भी उठाओ दोनों हाथ और बांधो दोनों मुट्ठी और बोलो भारत माता की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सिंगरौली में रोड शो किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा यही खेल चल रहा है। ये लोग कुछ काम धंधा नहीं करते। इन लोगों ने आपस में सेटिंग कर रखी है, लेकिन दिल्ली वालों ने ये सेटिंग तोड़ दी और दोनों पार्टियों को उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। हम लोग दूसरे नेताओं की तरह पैसे नहीं खाते हैं। मध्य प्रदेश की जनता से मेरी अपील है कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दो। हम नगर निगम के सभी मुद्दों का समाधान करेंगे। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में हम अपना नमन करते हैं। सब लोग नमन करते हैं। दोस्तों, आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी भारी संख्या में आप लोग इकट्ठे हुए और इतना उत्साह, इतनी एनर्जी, इतना प्यार, इतना विश्वास आप लोगों ने दिया, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबको मैं नमन करता हूं। दोस्तों, सिंगरौली के चुनाव आने वाले हैं। अभी तक दो ही पार्टियां थी, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, और दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों एक ही जैसे हैं। जब जिसको मौका मिलता है वही पैसे कमाता है। हम पैसे नहीं खाते। हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है। मैं ठोक पे जाके कहता हूं, पूरे देश में जहां भी जाता हूं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम पैसे नहीं खाते। आज दिल्ली से चल के सिंगरौली के भी लोगों के बीच में आया हूं, एक ही बात कहने के लिए कि एक मौका देके देखो। अभी तक आपने बीजेपी वालों को मौके दिए, कांग्रेस वालों को मौके दिए। एक मौका रानी दीदी को देके देखो, एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो। पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और जैसा भी इन्होंने कहा, आपसे पूछ के काम करेंगे। जो काम आप कहोगे वही करेंगे। सिंगरौली नगर निगम का बजट आपके कहे अनुसार होगा। आप कहोगे सड़क बनाओ, सड़क बनाएंगे। आप कहोगे पानी ठीक करो, पानी ठीक करेंगे। अभी हम देखते हैं एक ही सड़क बार बार बनती रहती है। क्यों बनती रहती है? पैसे उनके ठेकेदारों के, अफसरों के जेब में। होता है कि नहीं होता है? फिर इनसे काम कराने जाओ तो कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे तो हैं, चोरी हो जाते हैं सारे। पहले दिल्ली में भी यही हाल था। दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, फिर आम आदमी पार्टी आई
लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस की 0 सीट आई, 0। बीजेपी की 70 में से 8 सीट आई, आम आदमी पार्टी की 62 सीट आई, 62। दिल्ली में हमने बहुत काम किए हैं। दिल्ली में हमने दिल्ली के सारे लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया। कोई बीमार हो जाए, भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, उसका इलाज दिल्ली सरकार पूरा फ्री में कराती है। दिल्ली में बिजली 24 घंटे कर दी और बिजली फ्री कर दी। आज तक भारत में कभी नहीं हुआ। दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, अब पंजाब में भी बिजली फ्री कर दी हम लोगों ने। कहां से आता है पैसा? ईमानदारी की वजह से। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आप सिंगरौली में एक मौका दो, रानी दीदी को मेयर बनाओ, हमारे जितने लोग खड़े हुए हैं पार्षद के लिए उन सबको जिताओ, झाड़ू पे वोट दो। मैं आपको बता रहा हूं 5 साल के अंदर सिंगरौली का हुलिया बदल देंगे। और अगर काम नहीं करें, मेरी अगली बार मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा आपसे। अगर हम काम नहीं करें तो काम करें तो वोट देना, काम नहीं करें तो वोट मत देना अगली बार। इतने सालों से इन पार्टियों को वोट दे रहे हो, एक बार केजरीवाल को भी ट्राई करके देख लो। उतना बुरा भी नहीं हूं मैं, नहीं, एक बार मेरे को भी ट्राई करके देख लो। रानी दीदी आपकी बहन है, आपकी बेटी है, सिंगरौली की बहू है। एक बार इनको वोट देके देखो, पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। और मीडिया के जरिए मैं पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां हमारे लोग खड़े हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखें। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ईमानदारी के साथ काम करेंगे, आपकी मर्जी के साथ काम करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में बहुजन समाज सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर सांसद ने कांग्रेस के व अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मनरेगा के माध्यम से की जा रही जनसेवा को सराहा और साथ ही मनरेगा के राष्ट्रीय महत्व और इतिहास के संदर्भ में भी चर्चा की। और क्या विचार रखे राहुल गांधी ने इस अवसर पर, देखे DID TV के माध्यम से। It's an honor for me to come here and speak to you today. Under the leadership of Kumari Sheila Punchavayal and Vice President Tiji Churototil, I apologize because maybe I'm not pronouncing their name exactly correct. You have done very effective work in Manrega in this Panchayat, and I'd like to congratulate you for it. 5,000 people have got work here over the last 3 years, and you have spent 10 crore rupees under the program and aim to spend 14 crores this year. You have been innovative, you've done lots of water conservation and helped in building basic infrastructure here as well. So I am very happy to come here and see that you are successfully implementing Manrega. And with your permission, I'd like to tell you a little bit about Manrega from the national perspective. You, of course, see it from a local perspective, and you see the impact of Manrega in your daily lives. But Manrega was not an easy thing to achieve. And as you know, Manrega was conceptualized, developed and implemented by the UPA government. And I remember when the idea was first mentioned, and I was one of the people who was involved from the beginning, there was tremendous resistance to the idea of Manrega. And the arguments that were put forward by the bureaucrats, by big business, were basically that this is going to be a huge waste of money. So I want to explain a little bit about what Manrega actually is. In any modern country, the idea of
a minimum wage is critical. Meaning, what is the lowest cost at which a laborer is made to work? Because as we know, that cost, that price determines the dignity of labor. And those of us who were pushing Manrega were pushing the idea that no Indian person should be allowed to work for less than a certain wage, a dignified wage. Before Manrega, there used to be a minimum wage, but no one really used to bother about the minimum wage. So Manrega provided a floor below which nobody would be asked to work. And this frankly was a revolutionary change in India. But the other idea of Manrega was that Manrega should be an evolving idea, a dynamic, changing idea that guarantees a floor below which no Indian person should ever work. The other part of Manrega was that we should use our people to build infrastructure. And the idea was to build India with dignity. So it was designed to protect our people. And in no way was it a dole or charity. I was shocked in the Lok Sabha when I heard the Prime Minister speak against Manrega. And he called it a living monument of the failures of the UPA. And he called it a drain on the exchequer and a dole to poor people. And it made me realize that the Prime Minister actually had not understood the depth of Manrega. He had not understood that Manrega had forever transformed the Indian labor market. And he had not understood that Manrega was, for millions and millions of Indian people, the last resort and a huge protection. And I was watching during COVID when thousands and thousands of people were left without work and Manrega saved them. So I felt, of course, the Prime Minister did not comment about Manrega then, and he doesn't comment about Manrega anymore, because it became obvious that what he had called a monument of the failures of the UPA was actually what protected India during COVID. Another very important aspect of Manrega is that it is a partnership. It should be a partnership between the government, between the people and the panchayats. And as I said, Manrega has to evolve with the times. Today, with demonetization, with a flawed GST, our economy is crippled. So Manrega becomes even more important in providing protection to our people. I'm very proud of the work that you're doing here, and this is actually the work of building the nation. You don't get credit for it. You don't come on the front pages of newspapers. You don't come on television, but you're actually the builders of this nation. So thank you very much and all the best, and please remember that we are here to support you in any way possible. 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
पश्चिमी दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक शाखा ने नशे की तस्करी को रोकने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ड्रग पैडलर बलिंदर उर्फ जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट घनश्याम बंसल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एसीपी ऑपरेशन अरविंद कुमार के पर्यवेक्षण में हुई इस कार्यवाही में एसआई राजेंद्र ढाका, एसआई संदीप, एएसआई मोहनलाल, हेड कांस्टेबल विजय लेखराज व कांस्टेबल काशीराम व कविता शामिल रहे। नारकोटिक्स ब्यूरो को दरअसल 30 जून को गुप्त सूत्रों के हवाले से सूचना मिली थी कि बलिंदर उर्फ जितेंद्र पंजाबी बाग के दीनदयाल उपाध्याय कैंप के पास गांजा और स्मैक नामक मादक पदार्थों का सौदा कर रहा है। सूचना के अनुसार उपयुक्त अधिकारियों ने जब दीनदयाल उपाध्याय कैंप की झुग्गी नंबर 1 पर छापा मारा तो बलिंदर पैकेट बंद 102 ग्राम हेरोइन, स्मैक, 2.5 किलो गांजा और 28,600 रुपए नकद के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसे तुरंत पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पंजाबी बाग पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 21 और 25 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। भारत में कोरोना संक्रमण के 17,092 नए मामले, 29 और लोगों की मौत। सीएम योगी ने किया फायर स्टेशन का लोकार्पण, कहा 2 साल में हर तहसील में होगा अग्निशमन केंद्र। 18 साल बाद हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, तेलंगाना में पैठ बढ़ाने पर नजर। उद्धव ठाकरे ने शिंदे को शिवसेना नेता पद से हटाया। एकनाथ बोले, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। नॉर्वे ने भारत के सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का स्वागत किया। महत्वपूर्ण कदम के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। भारत पाक बॉर्डर पर भटके 3 साल के बच्चे को बीएसएफ ने पाकिस्तान को वापस लौटाया। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव में जीत, भावी रणनीति पर चर्चा। शिवसेना ने फडणवीस पर तंज कसा, भाजपा को 2.5 साल पहले बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। वायनाड में राहुल ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा मनरेगा की गहराइयों को नहीं समझ पाए पीएम। दिल्ली सरकार प्रदूषण का करेगी मुकाबला, 2022 में 35 लाख पौधे लगाएगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम